वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास इनिशिएटिंग एजुकेशन। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम पीजीटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, जो पेपर अभी आपने संडे को दिया था उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। दो पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 71 से 110 तक के क्वेश्चन करेंगे। 40 क्वेश्चन एक पार्ट में, 40 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। वीडियो के साथ साथ मैं आपको आंसर भी देते हुए चलूँगी और एक लास्ट में आपको वीडियो के इसकी आंसर की भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है इसकी लोकेशन पैसिफिक ओशन के हिसाब से आपको देखनी होगी एटलस में। तो इसकी पैसिफिक ओशन के हिसाब से अगर हम देखें तो वेस्ट लोकेशन वेस्ट पैसिफिक में यानी पश्चिम प्रशांत महासागर में ये पड़ेगा। ठीक है, मेरियाना गर्त। इसके बाद कि वेस्टर्ली जो है यानी जो पछुआ पवनें हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में कब से प्रारंभ होती हैं? तो ये जून से प्रारंभ होती हैं, गर्मियों के मौसम में। ठीक है। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन है। हैरिस और उलमान का मॉडल पिछली बार 2017 वाले केवीएस में भी आया था। ये इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र, ये यहाँ पे क्वेश्चन जरा हिंदी का कट रहा है, मैं दिखा दूँ। ये रहा, निम्न क्लास आवासीय क्षेत्र लो क्लास रेजिडेंशियल एरिया किसके द्वारा दिखाया गया? तो ये सी वाला एरिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यानी ऑप्शन नंबर 30 इसका सही आंसर है। लो क्लास रेजिडेंशियल इसी के द्वारा दिखाया गया। आप मेरी जो मैंने इसमें आदिवास भूगोल की जो वीडियो बनाई थी आप वहाँ जाकर भी इसको देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर ये बुक्स हैं, काफ़ी फेमस बुक हैं। इसको ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अर्धगुंडे का आंसर सामने है, कार्ल रिटर। कॉस्मोस का भी आंसर सामने है, अलेक्जेंडर वॉल हम्बोल्ट। एंथ्रोपोजोग्राफी का आंसर इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, जो कि फ्रेडरिक रेडजल है। और भूगोल के विधि तंत्र यानी मेथोडोलॉजी ऑफ ज्योग्राफी अल्फ्रेड हेटनर की बुक है। तो जिसको सही ऑप्शन हो जाता है वो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आर ऑब्जर्व्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेस्मिक वेव्स। वेव्स में जो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, या बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होगा। लव वेव्स जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर होता है ये वाला मोशन, अग्र और पश्च गति का। जो कण है आप आगे पीछे घूमते हैं, ये वहाँ से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये जो सुनामी है कब आई थी भारत के अंदर? काफ़ी क्षति हुई थी इससे, यस, काफ़ी नुकसान हुआ था। बहुत लोगों की कहानियाँ भी हैं, आप चाहे तो क्लास 7 की इंग्लिश की बुक में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2004 में आई थी ये सुनामी। कांडलापत्तन, ये आपका एटलस वाला क्वेश्चन है। ये कांडलापत्तन जो है कच्छ यानी गुजरात रीजन में, तो इसका आंसर 3 हो जाता है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही थे जो आपको देखते ही टिक लगा देने हैं। अगर आपने मेरे सेंसस वाले वीडियोस देखे तो आपको इन क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में जनगणना सबसे अधिक किस में है? देखिए, सबसे कम तो 17 अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन अगर ये इन सभी में कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे कम भी कश्मीर में ज़्यादा है, और वो है 124, 124 है। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो है वे भी अगेन जनगणना से है। 2001-2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जो वृद्धि है किस राज्य में हुई? तो सबसे कम है नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश में 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और नागालैंड में सबसे कम है, ये है -0.47। कूल। देन क्वेश्चन नंबर 80, ये रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन है। पिछली बार आपसे ड्यू पॉइंट यानी ओस पूछा था, डायग्राम जो था वो ओस का था ऐसे कुछ, और इस बार आपसे जो पूछा है इसका सही आंसर बर्फ झंझावत यानी स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट आप जानते हैं प्रशांत महासागर की धारा है, और ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। उत्तरी प्रशांत से आप समझ जाइएगा, उत्तरी प्रशांत में यूएसए आता है, अमेरिका आता है, कनाडा आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व का जो जाल है वो कहाँ पर है? तो वो केरला के अंदर है। ठीक है, नंबर 1 पर केरला है 2012 के सर्वेक्षण के अनुसार। नंबर 2 पे त्रिपुरा है, और नंबर 3 मुझे ध्यान नहीं है, नंबर 4 पे गोवा है। ठीक है। फिर 83 पे आ जाते हैं। 83 क्वेश्चन जो है वो कहता है समुद्री जल की मात्राओं में से किसको सामान्य समुद्री लवणता से हम प्रदर्शित करते हैं? तो आपने सैलिनिटी में पढ़ा होगा, पीपीटी। जब हम एवरेज सैलिनिटी बोलते हैं तो एवरेज सैलिनिटी यानी महासागरों की जो औसत लवणता तय की गई है वो 34 से 37 के बीच में तय की गई है ना। तो उसमें जब पीपीटी लिखते हैं उसको पार्ट्स पर 1000, एक ऐसा डायग्राम जरूर देखा होगा आपने। ठीक है, तो पार्ट्स पर 1000, यहाँ जो टी है वो 1000 यानी 1000 के लिए ही है, तो सही आंसर यहाँ पे 1000 हो जाता है, 1000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ये बताता है निम्नलिखित में तो कौन सी मृदा महाराष्ट्र में अधिकतम पाई जाती है? तो महाराष्ट्र के अंदर हम सभी जानते हैं ब्लैक सॉइल जो है, काली मृदा, वही डोमिनेट करती है। ठीक है, तो यस का सही आंसर 3rd। बहुत इजी पेपर लगा मुझे, कुछ ही क्वेश्चन टेक्निकल हैं और एल्स काफ़ी पेपर अच्छा था। फर्स्ट पेपर अभी मैं सॉल्व नहीं किया है, टाइम मिला तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर एक वीडियो उसको भी बनाएंगे, बट फिलहाल आप इसको देख के यहाँ से अपने ज्योग्राफी पे आप श्योर हो सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 85 जो है, मैंने जो अपनी जो आंसर की बनाई है उसमें मैंने ऑथेंटिक सोर्स भी मेंशन किया है, एनसीईआरटी को लिया है मैंने ऑथेंटिक सोर्स के बेस पे, और जो बुक्स का नाम मैं बताते हुए चलूँगी वो भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ, इसके अंदर जब आप जाके देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी गैस फिट बैठेगी अकॉर्डिंग में रेंज में जेनॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, हालांकि इनके बीच में भी कई गैसेज आती हैं वो यहाँ दी नहीं है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो सेकंड बैठेगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 के ऊपर जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 86 में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से हिमालय की जो चौड़ाई है सबसे ज़्यादा पूर्वी पश्चिम चौड़ाई कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा जो हिमालय की चौड़ाई है वो नेपाल में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, नेपाल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाते हैं। वेव लेंथ जो पूछा हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जो समुद्र विज्ञान वाला एरिया है यानी समुद्र विज्ञान वाली जो यूनिट है उसमें वेव यानी तरंग के ऊपर कई चीज़ें बताई, तरंग, वेव, तरंग ऊंचाई, तरंग ढाल, ठीक है, ये सारी उन्होंने चीज़ें बताई, लेकिन ये फार्मूला नहीं दिया है। फार्मूला काफ़ी ईजी है, इसमें वेव हाइट को वेव लेंथ पे लेंगे, ठीक है, बटे में, तो तरंग की ऊंचाई इससे निकल जाएगी, इसका अनुपात जो है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, थॉट से है, ज्योग्राफिकल थॉट से, क्लास 12 एनसीईआरटी बुक फर्स्ट वहाँ से लिया हुआ है ये, कि रुको और जाओ निश्चयवाद, रुको और चल भी कह रखा है, हालांकि रुको और जाओ निश्चयवाद है ये हिंदी में भी। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ठीक है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी से आपको ये आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर ये अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से की होगी तो आपको ये आंसर भी वहीं से क्लियर हो जाएगा। बड़े महासागर प्लेटों को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 माना गया है, तो सही आंसर इसका सेकंड है। ठीक है, अगर जल्दी लग रहा है तो मैं थोड़ा स्लो कर सकती हूँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, मैंने आंसर सभी मार्क किए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाती है, दुरंत लाइन, ये सर दुरंत ने खींची थी 1896 के आसपास, ठीक है, और उस टाइम पाकिस्तान इंडिया का पार्ट हुआ करता था, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, आज के टाइम पे इंडिया का पार्ट है और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। ठीक है, तो दोनों कंट्री के डिप्लोमेट्स के बीच में एक डील हुई थी कि आप हमारे एरिया में घुसपैठ नहीं करेंगे और हम आपके एरिया में घुसपैठ नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 के जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर है वो आपके टेबल दे रखी है, एनसीईआरटी की क्लास 11 की ज्योग्राफी में आप जाएंगे फर्स्ट बुक के अंदर, तो उसमें आपको टेबल दे रखी है कि इस डेट पर, इस टाइम पर, इस लैटिट्यूड में यानी इस अक्षांश में क्या दिन की जो अवधि है वो क्या होगी। तो यहाँ जो सही आंसर है वो 10 घंटे 48 मिनट, जब 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर ये दिन की लंबाई होगी 22 दिसंबर को। ठीक है, इस साल का एक और करंट अफेयर्स का आपको बता दूँ, इस साल 21 दिसंबर को 2018 का सबसे छोटा दिन माना गया है। 92 पे आता है क्वेश्चन नंबर 92, नर्मदा ताप्ती, बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं इससे। एक तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये ध्यान रखिएगा, आपके पश्चिम की ओर बहती है। दूसरी ध्यान रखिएगा कि ज्वार नदुप यानी ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है, डेल्टा नहीं बनाती। तीसरा ये अरब सागर में गिरती है, ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये नर्मदा, माही और एक दो नदियाँ और हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ जो इसका आंसर है, इसकी जो द्रोणी यानी जिस एरिया से जो इसका पूरा कोर्स वर्क है कौन से एरिया में होता है, मध्य प्रदेश से गुजरात इधर में होता है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 93 जो है 93 पूछ रहा है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 93 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 93 में है कि बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही है। तो जो अगर हम लार्जनेस की बात करें, बॉडी की बात करें, पिंड की वृत्ता की बात करें तो जुपिटर सबसे पहले आएगा, लेकिन अगर घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा, जुपिटर का सबसे कम है। जुपिटर का लगभग 1.13 के आसपास है और अर्थ का 5.5 से ऊपर है। ठीक है, तो 94 ये अभी आपके एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं, जनगणना देख लीजिए, जनगणना से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरा वो वीडियो जाके देखें ज़रूर, नहीं देखा है तो आपको डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मैंने वहाँ पे इसीलिए टॉप और बॉटम मैंने रैंक बताया था, और जिसमें बॉटम रैंक में जो थी सबसे कम यूनियन टेरिटरीज जिसके अंदर साक्षरता थी वो थी दादर और नागर हवेली। ठीक है, दादर और नागर हवेली और दमन दीव में ज़्यादा फर्क नहीं है, 10 का अंतर है। यहाँ पर 77 या 76 है दमन एंड दीव में, और दादर नागर हवेली में 76 है, दमन दीव में 87 है। ठीक है, तो 10 का अंतर आ जाता है, तो सही आंसर यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 के अकॉर्डिंग क्रस्ट जो है अर्थ का भूपर्वटी में सिलिका की मात्रा कितनी है। तो ये है इसका सही आंसर 27.72, ये एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 96 क्रिस्टॉलर से पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि K3 जो सिद्धांत है किसे दर्शाता है। तो हम सभी जानते हैं K3 बाजार, K4 मार्केट K4 ट्रांसपोर्ट और K5 प्रशासनिक। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है इंडिया के भू राजस्व के अकॉर्डिंग, ये फसल बुआई को मापते हैं, इन्होंने मापदंड दिए हैं इसके।
तो कटाई और बुआई वाला जो एरिया है, जो श्रेणी है, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, यानी क्लासीफाइड किया जाएगा उसको क्रॉप हार्वेस्टेड और क्रॉप सोन को किस में क्लासीफाइड किया जाएगा, तो नॉट नेट सोन एरिया में किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का मैं सोल्यूशन आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इसी डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे आ जाते हैं। अगर बैकग्राउंड में आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही है तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। मैं इस वक्त बाहर हूँ, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था ये आज में, इसीलिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था मेरे सब्सक्राइबर से कि आज ये वीडियो आ जाएगा। सो प्लीज़ अगर वॉइसेज हैं तो प्लीज़ वॉइसेज को इग्नोर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 98 के हम बात कर लेते हैं। तो इसमें ये पूछा गया था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर मैं आपको समझा देती हूँ। जब हम ये देखिए, सबसे पहले आपको जब आप लॉन्गिट्यूड एंड देशांतर से वर्ष समय निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री को हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। 0 डिग्री को हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। तो 47 डिग्री ईस्ट से जब आप ईस्ट, ठीक है, 47 डिग्री वेस्ट पे आएंगे तो पहले आपको 0 डिग्री तक कैलकुलेट करना है, फिर उसी को आप दोगुना करके घटा देंगे वेस्ट में। जब हम वेस्ट में आते हैं तो हम टाइम को घटा देते हैं, क्योंकि एक दिन ऐड होता है, और जब हम ईस्ट में आते हैं तो एक दिन बढ़ता है, इसलिए हम टाइम को वहाँ पर ऐड करते हैं। तो ध्यान रखना है आपको ये छोटी बातें। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1 डिग्री चेंज का मतलब होता है 4 मिनट का गैप। ठीक है, तो 47 डिग्री है अगर, तो अगर 47 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 188 मिनट्स। 188 मिनट्स का क्या मतलब होता है कि 3 आवर्स और 8 मिनट्स। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था, जब हम ये तो हमारा ग्रीनविच पे आ जाएगा 3 घंटे और 8 मिनट का टाइम, हम ग्रीनविच से 3 घंटे 8 मिनट आ गए। लेकिन अगर हमें 47 डिग्री वेस्ट पर जाना है, 47 डिग्री पश्चिम पर जाना है, तो हमें इसी टाइम को दुगना करके घटाना होगा। तो दुगना करेंगे तो 6 घंटे 16 मिनट। अब देखिए टाइम हमें दिया हुआ रात के 8 बजे, यानी 8 PM हो रहा है। 8 PM में से अगर हम 6 घंटे घटाएंगे तो हम दिन के 2 बजे आ जाएंगे, यानी 2 PM हो जाएगा। और ठीक है, और अगर हम 16 मिनट घटाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 144 PM आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सो विद दिस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 भी मेरी वीडियो से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप पॉपुलेशन सेंसस वाला वीडियो देखेंगे तो बिहार की जनसंख्या थी, जनगणना तो जो था 2011 में ज़्यादा था। ठीक है, वो था 1102, और वेस्ट बंगाल का 2001 में ज़्यादा था, लेकिन फिर भी इस बार वो सेकंड नंबर पे था 1029। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें बिहार की जो है वो 3rd दिखाई हुई है और वेस्ट बंगाल की आपको 4th दिखाई। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, विद दिस क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार किन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात अधिक था। तो मैंने हिंदी में पढ़ दिया, लिंगानुपात पूछा हुआ है यहाँ पे, किन राज्यों में अधिक था, तो ये केरला में सबसे अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट आया था इन्होंने मेसोपॉज पूछा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मेसोपॉज को इंग्लिश में भी मेसोपॉज का है, हिंदी में भी कहा है। तो जो मेसोपॉज है वो 80 किलोमीटर की सीमा के बाद मेसोपॉज आ जाता है। यहाँ पर जो सी है, सी से इसे दर्शाया गया, तो आपके ऑप्शन में जो भी सी होगा वही राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, 3rd। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 102 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि जैसे हम शोभमंडल में ऊपर बढ़ते हैं तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री तापमान घट जाता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 103 पर आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन की लाइन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन की लाइन आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस। निम्नलिखित प्रक्षेपण में से किस पर सीधी रेखा तो निम्नलिखित प्रक्षेपण में से किस पर सीधी रेखा 2 स्थानों के बीच की सबसे कम दूरी दर्शाती है। तो जो इसका आंसर है नोमोनिक प्रोजेक्शन ही है। आपको प्रोजेक्शन अच्छे से पढ़ने हैं तो उसके अंदर आपको इसका ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 104 पे है, निम्नलिखित में से किसे पौधों पर निर्भर रहने के लिए निर्भर रहने के लिए वन्य जीवों के लिए क्या प्रयोग किया था। रुक जाइए, मैं ज़रा हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ इंग्लिश के थ्रू। कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो पौधों को खाते हैं, यानी शाकाहारी हैं, उन्हें किस वर्ग के अंदर रखा जाता है। तो हम जानते हैं कि जो उत्पादक होते हैं उनमें हम पौधों को रखते हैं, लेकिन पौधे खाने वाले जो शाकाहारी हैं उनको हम मूल उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर रखते हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट होगा इसका सही आंसर। मैं दोबारा मार्क कर दूं, कन्फ्यूजन ना हो, प्राइमरी कंज्यूमर यानी मूल उपभोक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर के बाद ये आपका जो है पारिस्थितिकी विज्ञान का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यानी बायोज्योग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 105 में है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती, 6th क्लास से रटते हुए आ रहे हैं हम तो ये सब। देन आफ्टर कि पृथ्वी पर जो प्रति मिनट हम कितने कैलोरीज, पृथ्वी जो कितने कैलोरीज की जो ऊर्जा की मात्रा है वो प्राप्त करती है। तो 101.94 कैलोरीज प्रति मिनट इसका सही आंसर होगा।
बाओ बुदान की पहाड़ियाँ, यहाँ पे क्वेश्चन है बाओ बुदान की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ये बाओ बुदान की पहाड़ियाँ हैं और कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। फिर 108 क्वेश्चन 108 में हल्का सा डाउट सिर्फ इस वजह से है कि ये जो स्टेटमेंट है एज इट इज स्टेटमेंट तो कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है स्पॉट प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसने दिया था, तो यूरोपियन यूनियन ने दिया था, जिसमें जर्मनी का सबसे ज़्यादा इसके अंदर रोल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। बाकी जब ऑफिशियल आंसर की जाएगी तो फिर मैच होकर वैलिडिटी पता चल ही जाएगी कि कितना हमने सही प्रयास यहाँ पर किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, सूर्य और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को, देखिए सबसे लंबी अगर ये बिंदु मांगता तो आंसर एपोजी होता, लेकिन सबसे दूर की जो दूरी है वो एपीलियन यानी अपसोर है। इसको एक याद करने का तरीका यह होता है पी फॉर पास, और ए से जब पास यानी पी से तो फिर ए वाला दूरी होगा, तो एपीलियन यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाता है अपसोर, ठीक है। अपसोर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। विद दिस वी हैव कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो कि बॉमडिला जो दर्रा है यानी जो पास है बॉमडिला, ये कहाँ पर है, ला भी कहते हैं दर्रा भी कहते हैं, ये कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस दर्रा है, ठीक है। ये सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप माई वीडियो, मैं यहाँ पर वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ इसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा लिंक वीडियो का, वीडियो के अंदर जो मैंने आंसर की बनाई है उसका आंसर की का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक बार आपको आंसर की दिखा दूंगी, ठीक है, देख लेते हैं। सो ये है जे क्लासेस के इनिशियल वीडियो जो आपको मिल जाएगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना हो सके वीडियो को प्लीज़ स्प्रेड कीजिए, चैनल की हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट।